नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। तमिलनाडु के सूखा पीड़ित किसानों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने दिया कर्ज माफी का आदेश। ऋण वसूली के नाम पर उत्पीड़न रोकने का निर्देश। एक चीन नीति को भारत का समर्थन। भारत की अखंडता का भी सम्मान करे चीन। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन का ऐतराज खारिज। पाकिस्तान से रिश्तों पर तीसरे पक्ष का दखल नहीं मंजूर। अमेरिका के बयान को भारत ने किया खारिज। आतंकवाद पर कार्रवाई की मांग। भारत के स्वच्छ ऊर्जा अभियान में 24 करोड़ पाउंड का निवेश करेगा ब्रिटेन। दोनों देशों की वित्त मंत्रियों की बैठक में फैसला। व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर। शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को विदाई। राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया शोक। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत ने कहा है कि चीन को उसकी अखंडता का सम्मान करना चाहिए। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्तियों को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा पर बनावटी विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वहीं दलाई लामा आज अरुणाचल के बोमडीला पहुंचे और वो अब शनिवार को तवांग जाएंगे। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के स्वागत के लिए अरुणाचल का तवांग सज धज कर तैयार है। दलाई लामा मंगलवार को यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। अब वो सड़क के रास्ते 8 अप्रैल को यहां पहुंचेंगे। इस बीच भारत ने दलाई लामा के दौरे पर चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दलाई लामा कई बार अरुणाचल की यात्रा कर चुके हैं, इसलिए उनकी इस यात्रा पर बनावटी विवाद नहीं पैदा किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चीन को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि दलाई लामा का दौरा आध्यात्मिक है और इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक चीन नीति का समर्थन करता है, इसलिए चीन को भी भारत की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। India never interfered into the internal affairs of China. We also never questioned the Chinese sovereignty, and India has respectfully adhered to one China policy. So we expect that China also should not interfere in our internal matters. जानकारों का मानना है कि दोनों देशों को रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तो चीन और भारत का दो बड़ी एशियन ताकतें हैं, पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, उनका अपना अच्छा खासा बातचीत चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे निर्णय निकल के आ गए थे, लेकिन बातचीत ठीक चल रही थी। अब वो एक तरीके से खत्म हो गई है, तो दोबारा से हमको फिर आगे उसको जो है चालू रखना आवश्यक है। चीन ने दलाई लामा के दौरे पर आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे आपसी रिश्ते खराब होने का डर है। दरअसल चीन तवांग समेत पूरे अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताता है। हालांकि भारत बार बार ये स्पष्ट कर चुका है कि अरुणाचल उसका अभिन्न अंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पीरियड मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ नॉर्थ ईस्टर्न के संपादक दीपक दीवान साहब। दीपक जी, स्वागत है आपका। दीपक जी, हालांकि ऑफिशियल तवांग पहुंचने का कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन इस दौरे को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया चीन की ओर से आई है वो स्वाभाविक है, लेकिन इतनी ज्यादा मैं कहूं कि इस दौरे को महत्व क्यों दे रहा है चीन? यही भी मेरा भी सवाल यही है, क्यों दे रहा है? क्योंकि ये पहली बार तो नहीं जा रहे वहां अरुणाचल में। इससे पहले वो 6 बार ही जा चुके हैं अरुणाचल में। ये उनका 7वां विजिट है। ये उससे पहले आपको बताऊंगा कि 1983 में गए थे और 1996 में गए थे, 1997 में गए थे, 2003 में 2 बार ही गए थे और फिर 2009 में वो गए थे। अरुणाचल के अलग अलग हिस्सों में गए थे। तवांग की जहां तक जो मोनेस्ट्री है वहां पे जहां ये जा रहे हैं, वहां 1983 में ये गए थे अप्रैल 11 से 17 तक, 1983 में। फिर 1997 में दलाई लामा जी वहां गए। ये अक्टूबर 15 से लेके 21 तक तवांग में रहे। फिर 2003 में गए, मई 3 से 9 मई तक वहां रहे। जो उनका जो लास्ट विजिट था 2009 में,
वो यात्रा शुरू हुई थी तवांग में नवंबर 8 से, जी। वो 4 दिन तक चली थी, 12 तारीख तक शायद वो रहे। तो यही दोबारा उनकी यात्रा है। वो एक धार्मिक गुरु हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे, कोई पॉलिटिकल रैली तो नहीं करने जा रहे वहां। वो वहां पे अपने बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल का, जिसमें तवांग मोनेस्ट्री आती है, बमडिला है, ये पूरा इलाका बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स का है। तो ये रिलीजियस विजिट है, इसमें कोई क्या आपत्ति होनी चाहिए? चीन को क्यों आपत्ति है? क्या इसलिए कि 2009 के बाद सीधे 2017 बीच में दौरे नहीं हुए, राजनीतिक कारण थे, दबाव था या कुछ और वजह, और अब चीन एक बार फिर से इस तरह की रिएक्शंस के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अरुणाचल को लेकर? देखिए, नहीं गए, क्या कारण थे? इसी वहाँ राजनीति से तो उनका कोई मतलब नहीं है। भारत में कोई राजनीति नहीं करते वो। ये स्पष्ट रूप से ये दलाई लामा जो हैं उनको बताया गया है, उनके मठ को बताया गया है कि भारत नहीं चाहता कि यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, मगर जहाँ तक धर्म के हिसाब से कहीं जाना चाहते हैं वो, ही इज अ फ्री मैन, ही इज अ गेस्ट ऑफ इंडिया, एज अ रिफ्यूजी ही केम, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। उसमें क्या समस्या क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा चीन ने इतना मुद्दा क्यों बनाया इसको। और जिस तरीके से रिएक्शन है, भारत ने जो जवाब दिया है, मैं राज्य मंत्री जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी ओर से या फिर जो मिनिस्ट्री है, असल में क्या यही वो तरीका है जवाब देने का, या और ज्यादा कठोर कुछ आपको लगता है कि एक रिएक्शन होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया कि हम लोग चाइना को देखते हैं कि एक देश, ऐसा ही चाइना को भी देखना चाहिए। इसी अरुणाचल जो है वो भारत का हिस्सा है और रहेगा। वहाँ के लोग चाहते हैं भारत के साथ रहें, शुरू से बात क्लियर कर दी गई है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। तो असल में इस दौरे, जो इससे पहले दौरे हुए हैं और इस दौरे में कोई फर्क आपको दिख रहा है, या फिर कुछ कमोबेश वही जो मैं कहूँ कि वहाँ जो उनके अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनसे मुलाकात और विचार विमर्श, चर्चाएं? वो तो होंगी, क्योंकि वो मठ में भी जाएंगे, जो उनके वहाँ लामाज वगैरह हैं सब लोग मिलेंगे, पब्लिक मिलेगी, बिकॉज वो बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े वो हैं, प्रचारक हैं, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनकी मान्यता है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज तो मुझे तो नहीं दिख रही कि उसमें कोई राजनीति हो रही है। चीन तो हमेशा जब भी अरुणाचल का नाम होता है वो रिएक्ट करते हैं। और जिस तरीके से कुछ लोगों के सोशल साइट्स पर मैं देख रहा हूँ बयान जो सामने आ रहे हैं कि भारत ने जो स्टेप लिया बहुत अहम है, और चीन के साथ जो रिश्ते हैं उससे अलग इस तरह के दौरे ज्यादा होने चाहिए, उसका इम्पैक्ट होगा। जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह के रिएक्शन जो आ रहे हैं, हम लोग भी मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं, ये कोई पहला दौरा नहीं है उनका अरुणाचल का। तो सिर्फ यही बात है कि जब वो लहासा छोड़ के आए थे, जो रूट उन्होंने लिया था पहाड़ों से क्रॉस करते हुए, वो अरुणाचल के होते हुए भारत पहुंचे थे। तो अरुणाचल में वो बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनको मिलने जा रहे हैं। ये कोइंसिडेंस है कि उनका भारत आने का रूट वो था जब वो आए थे रिफ्यूजी बनके। मगर उसके अलावा तो मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा। और रिश्तों को लेकर भारत और चीन के बीच इस तरह की यात्राओं का पहले जब हुई है, कोई आपको लगा है कि थोड़ा सा डिविएशन है, थोड़ा सा होल्ड रहा हो? चाइना हर बार ही रिएक्ट करता है अरुणाचल पे, कभी स्टेपल वीजा लगा देंगे, कभी ये करेंगे, कभी उनकी फौज क्रॉस करके हमारी तरफ आ जाएगी, 2-4 दिन रहने के बाद वापस चले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली जो बातचीत चल रही थी उस पे अगर चीन ऐसा रुख अपनाता है तो भारत को भी वैसा ही रुख अपनाना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो एक रिएक्शन होना चाहिए था वो स्वाभाविक है, और भारत ने जो जवाब दिया है वो आपने कहा कि अपने तरीके से बहुत बिल्कुल ठीक दिया। सीधी बात है कि वो एक धर्म के गुरु हैं, और धार्मिक पर्पस के लिए अगर कहीं जा रहे हैं, वो चाहे अरुणाचल हो या असम भी रुके थे अभी, तो उस पर किसी बाहर वाले देश को क्यों आपत्ति है इसमें? और जब भारत देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर कोई भी मेहमान जाना चाहता है तो उसको लेकर कोई दूसरा देश आपत्ति कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली वही बात है। ये तो चाइना का ये जो कहना है बहुत ये ठीक नहीं है हुआ रिएक्शन। दूसरी बात ये भी है कि पहले विजिट और अब विजिट में ये है कि देखिए उस टाइम मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो थोड़ा मीडिया हाइप से भी अब कहना कि इस तरह की यात्राओं को मीडिया ने हाइप दे दिया, इसलिए रिएक्शन आया है। चलिए, बस बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग हुई जारी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने बाजी मारी। 10 संस्थानों में 7 IIT शामिल। BHU और JNU को भी मिली जगह। देखिए RSTV विशेष शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग शाम 7:30 बजे। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश। तमिलनाडु के किसानों का कर्ज होगा माफ। 3 लाख किसानों को होगा फायदा। कई दिनों से चल रहा था विरोध प्रदर्शन। देखिए पहली खबर, कर्ज माफ, रात 8 बजे। तमिलनाडु में किसानों को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी किसानों का कर्ज माफ करें, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन क्यों न हो। साथ ही किसानों की कर्ज वसूली के नाम पर उत्पीड़न रोकने को भी कहा गया है। वहीं किसानों ने फैसले का स्वागत करते हुए सहकारी बैंकों के साथ दूसरे बैंकों से लिए कर्ज को भी माफ करने की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि कर्ज माफी के लिए 5 एकड़ से कम जमीन की शर्त हटाए और उन सभी किसानों का कर्ज माफ करे जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिए हैं। साथ ही फैसले के लागू होने तक किसानों से वसूली रोकने का आदेश दिया है। Extend the benefit which was given to the small farmers to all farmers. You don't classify. Please don't classify. Only the particular farmers only entitled. This is the judgment has been passed. The court also directed the government to implement the order within a period of 3 months. And in between time and also restrain the government not to recover the loan from the farmers. दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 22 दिनों से तमिलनाडु के किसान धरना दे रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उनकी मांग है कि कोऑपरेटिव की तरह दूसरे सहकारी बैंकों से लिया कर्ज भी माफ किया जाना चाहिए। Not even a single cent as a owner, but they are cultivated tenant for 5 acre 1 cent. Their loan not waived off. Here we are fighting for only the nationalized bank loan only. So that's the reason we are sitting here. We will win it or we will die here. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के 3 लाख किसानों को फायदा होगा और तमिलनाडु सरकार के खजाने पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे पहले पिछले साल किसानों के कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर 5,780 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। तमिलनाडु के कई इलाके पिछले 2 साल से भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नए आरोपों से घिर गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल व्यक्तिगत केस की फीस सरकारी खजाने से दे रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ईवीएम मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को उठा रही है। इन 2 चिट्ठियों ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल के बीच चल रहे मानहानि के केस में केजरीवाल को वकील राम जेठमलानी को करीब 3 करोड़ 86 लाख की फीस देनी है। इसको लेकर दिल्ली के कानून मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने विभाग को चिट्ठी लिखी थी कि वकील जेठमलानी के बिलों का भुगतान कर दिया जाए और फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए न भेजी जाए। मामले को तूल पकड़ते देख राम जेठमलानी फ्री में केस लड़ने की बात कर रहे हैं। I would even now if the government doesn't pay or he can't pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor clients. कांग्रेस और बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े किए। आपने बदनामी किया, आपको पैसा भरना है, जनता कैसे भरेगी? और ये केस का अभी तो थोड़ी सुनवाई हुई है, उसका 4 करोड़ बिल है। जब इनको 10 करोड़
अगर फाइनली ये जुर्माना होगा तो 10 करोड़ भी जनता भरेगी, और इन पर तो 7 केसेस है। डेफेमेशन केस पर्सनल है, आपको पर्सनल पे करना चाहिए। आपने एज ए मुख्यमंत्री तो आरोप नहीं लगाए थे जेटली जी पे, तो व्यक्तिगत रूप से लगाया है ना। तो अगर व्यक्तिगत आप पर आपने आरोप लगाए हैं तो व्यक्तिगत डेफेमेशन है। तो फिर आप अगर इतने महंगे लॉयर को रख रहे हैं तो आप अपनी जेब से पैसा दीजिए, सरकार को नहीं देना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार ने साफ किया कि ये फीस सरकारी खजाने से ही जाएगी। सरकार ने जांच कराई, क्रिकेट का भ्रष्टाचार रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने कदम उठाया। अब सरकार के द्वारा कराई जा रही जांच की वकील की फीस अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से देंगे, वो पर्सनल केस थोड़ी था। अरुण जेटली ने दिसंबर 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जेटली का दावा है कि इन लोगों ने DDCA से जुड़े मामलों में उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान देकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। 500 फर्जी कंपनियों पर देशव्यापी छापेमारी के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आरोपियों GD रेड्डी और L लियाकत अली को बेंगलुरु और चेन्नई से गिरफ्तार किया। निदेशालय ने देश भर में विभिन्न बैंक खाताओं में जमा 20 करोड़ रुपए भी फ्रीज कर दिए हैं। ईडी ने 1 अप्रैल को 16 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान बरामद हुए कागजात से करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा मिलने का दावा किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर गठित विशेष कार्यबल ने इस बारे में ईडी को अधिकार दिए हैं। एजेंसी ने पिछले 1 हफ्ते में फर्जी कंपनियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यूरोपीय यूनियन से अलग होने के नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिटेन व्यापार और निवेश के लिए भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। आज दिल्ली में इस मसले पर दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। दिल्ली में मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली और ब्रिटेन के वित्त मंत्री फिलिप हेमंड की अगुवाई में भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई। ब्रिटेन ने भारत के ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 24 करोड़ पाउंड निवेश करने की घोषणा की। इससे जहां ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, वहीं भारत की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी। Where Britain leaves the European Union and is able to engage with our Indian colleagues in a deep discussion about a future free trade agreement between the United Kingdom and India. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस फंड का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल होगा। इसमें खास तौर पर हरित ऊर्जा के इस्तेमाल की व्यवस्था होगी। भारत ने 2015 में 40,000 करोड़ रुपए के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड की शुरुआत की है। ब्रिटेन का निवेश उसका हिस्सा होगा। Where both are going to be making a contribution of about 120 million pounds, and this would be financing the energy needs in India. So this is going to be a first major beginning as far as this fund is concerned. भारत और ब्रिटेन के बीच ये 9वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता है, जब ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में भारत जैसे देश उसकी प्राथमिकता में है, जो एक बड़ा बाजार और अर्थव्यवस्था है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने आज फिर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया। सीमा पार से भारी हथियारों से गोले दागे गए। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 24 घंटे के अंदर संघर्ष विराम के उल्लंघन का यह दूसरा मामला है। सोमवार को भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पुंछ और राजौरी में गोलीबारी की थी। अमेरिका के बयान पर भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से होने वाली आतंकी हरकतों पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके की शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए दोनों देशों के रिश्ते सामान्य बनाने में अमेरिकी भूमिका पर विचार करने का बयान दिया था। निकी ने आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में वीटो का इस्तेमाल करने वाले देशों को भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे देश अमेरिका को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक नहीं पाएंगे। श्रीलंका ने तमिलनाडु से गिरफ्तार 38 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मार्च से 26 मार्च के बीच इन्हें गिरफ्तार किया था। इन पर श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ने के आरोप थे।
रिहा हुए मछुआरे जल्द ही भारत लौट आएंगे। 21 मार्च को श्रीलंकाई नौसेना ने 10 मछुआरों को गिरफ्तार किया था और इसके अगले दिन 16 और फिर 26 मार्च को 12 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने उम्मीद जताई है कि अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के दोषियों को भारत सजा देगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया भारत में अफ्रीकी देशों के राजदूतों की कड़ी नाराजगी के बाद आई। इन्होंने कहा था कि सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। इन देशों ने हमलों को नस्लवादी बताया था। हालांकि बीती रात विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर हमलों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारत ने साफ किया है कि ये हमले अपराध की श्रेणी में आते हैं और इनका नस्लीय हमलों से कोई लेना देना नहीं है। रूस के सेंट पीटरबर्ग में सोमवार को मेट्रो ट्रेन में बम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। हमले में 45 से ज्यादा लोग घायल हैं। रूसी जांच एजेंसी के मुताबिक हमले को किर्गिस्तान के आत्मघाती हमलावरों ने अंजाम दिया। जांच एजेंसियों को शक है कि हमले में किसी फिदायीन ने अंजाम दिया है। भारत समेत दुनिया भर में हमले की निंदा हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को खौफनाक करार दिया, तो वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी हमले की निंदा की। रामनवमी का त्योहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी अमोनकर को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस मौके पर मुंबई में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सोमवार देर रात मुंबई में उनका निधन हुआ था। 84 साल की अमोनकर लंबे अरसे से बीमार थी। 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में जन्मी किशोरी को हिंदुस्तानी संगीत के अग्रणी गायिकाओं में एक माना जाता है। ख्याल, ठुमरी और भजनों को शास्त्रीय संगीत से सराबोर करने वाली किशोरी अमोनकर ने माता मोधुबाई कदिकर से संगीत की शिक्षा हासिल की। उन्होंने गायकी की एक अलग शैली विकसित की जिसमें दूसरे घरानों का प्रभाव भी झलकता था। आमतौर पर उन्हें जयपुर घराने का ही माना जाता है। उन्हें 1987 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।